नमस्कार दोस्तों, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि सुहाने। मैं आज आपसे चर्चा करूंगी पर्यावरण अध्ययन में आकलन के संकेतक। यह शीर्षक पाठ्यक्रम 505 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का अधिगम से लिया गया है। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के संकेतक। संकेतक क्या होते हैं, किस तरह से संकेतक मदद करते हैं आकलन में। प्रत्येक विषय के अपने उद्देश्य होते हैं, ये तो हम मानते हैं। हिंदी पढ़ाने के अपने एक उद्देश्य होते हैं, गणित पढ़ाने का अपना उद्देश्य है और पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के अपने उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों के आधार पर पाठ्यक्रम बनाया जाता है और उन पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होता है। ये एक प्रक्रिया है, ठीक है, कि हर विषय के अपने उद्देश्य होंगे। उन उद्देश्यों के आधार पर उसका पाठ्यक्रम निर्माण किया जाएगा। उन पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यपुस्तकों का निर्माण होगा। उन पाठ्यपुस्तकों को देखकर समझकर शिक्षक उन विषय वस्तुओं को अपनी कक्षा में ट्रांसैक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जब शिक्षक उनको डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसके समय शिक्षकों को अधिगम के संकेतक और आकलन के संकेतक पता होना चाहिए, क्योंकि जो उद्देश्य होते हैं उसी से निकल के आते हैं अधिगम के संकेतक और आकलन के लिए संकेतक, और हम उसको सूचक भी बोलते हैं कि उसके इंडिकेटर्स क्या हैं। देखिए, अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि उसमें क्या इंडिकेटर्स होंगे। क्या अधिगम कराना है बच्चे को 3rd 4th 5th में? बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये स्किल्स हैं जो उस समय डेवलप करना है। तो ये किसके संकेतक हो गए या सूचक हो गए, इंडिकेटर्स हो गए हिंदी पढ़ाने के, कि उनको हमें स्किल डेवलप करनी है, बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, सुनने की। ऐसे ही गणित, जब गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित में होगा कि हम उनको क्या सिखाएं, वो जोड़ कर सकें, घटाना प्रक्रिया समझ सकें, गुणा की प्रक्रिया समझ सकें, तो ये उसके संकेतक होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन में आकलन के संकेतक। तो पर्यावरण अध्ययन जो विषय है वो एकीकृत रूप है किसका? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय मुद्दे। तो पर्यावरण अध्ययन 3 विषयों, किसका? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर इसका पाठ्यक्रम निर्माण किया गया है। तो इसके जो उद्देश्य होंगे पर्यावरण अध्ययन के, वो उद्देश्य किसके होंगे? साइंस के कुछ उद्देश्य होंगे, कुछ सोशल साइंस के होंगे, कुछ पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित होंगे। तो इन उद्देश्यों के आधार पर ही पर्यावरण अध्ययन में अधिगम के सूचक और आकलन के सूचक निर्धारित किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के विषय से उम्मीद क्या है। ठीक है, जब ये विषय एक समेकित रूप में है तो ये किसका? बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। उम्मीद करते हैं कि जब यह विषय पढ़े बच्चा तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, तो ये तीनों तरह का विकास बच्चे का हो सके। दूसरा, बच्चे कक्षा के भीतर तथा बाहर रहकर क्रियाकलापों से ज्ञान का सृजन स्वयं करें। जो ईवीएस है उसमें हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि बच्चे को कक्षा के बाहर ले जाएं और बच्चे अपने अनुभवों से, क्रियाकलापों से ज्ञान का सृजन करें। तीसरा, बच्चे पर्यावरण अध्ययन को विभिन्न प्रकार के कौशल, अवधारणात्मक ज्ञान, भावनाएं, अभिवृत्ति तथा संवेदनशीलता का विकास करके सीखें। इस बात पे मैं फिर से जोर देना चाहूँगी, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। बच्चे पर्यावरण अध्ययन को विभिन्न प्रकार के कौशल, अवधारणात्मक ज्ञान, भावनाएं, अभिवृत्ति तथा संवेदनशीलता का विकास करके सीखें। क्या क्या करना है उनको? उनका ज्ञान भी बढ़े, भावनाएं भी आए, अभिवृत्ति, संवेदनशीलता, इस सब का विकास हो। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। तो इस उद्देश्य से संबंधित ही क्या होंगे? पर्यावरण अध्ययन के आकलन के संकेतक। अभी आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन के संकेतक। पर्यावरण अध्ययन अधिगम के लिए एनसीईआरटी ने प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित संकेतक और सूचकांक दिए हैं। ये सभी कुछ जो हैं ये
मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ये सभी एनसीईआरटी ने अपनी जो सोर्स बुक उन्होंने बनाई है प्राथमिक स्तर के लिए, उसमें विभिन्न प्रकार के सभी विषय जो हमारे 4 विषय हैं, भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन, हिंदी इंग्लिश भाषा में, उन सभी के लिए संकेतक दिए गए हैं। और ये संकेतक जो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, आज जो पूरी चर्चा होगी उसमें उन्हीं संकेतकों की चर्चा की गई है जो कि एनसीईआरटी द्वारा सुझाए गए हैं। पहला है अवलोकन और रिपोर्ट, दूसरा है चर्चा करना, तीसरा अभिव्यक्ति, चौथा व्याख्या, नेक्स्ट वर्गीकरण, 6th प्रश्न करना, 7th विश्लेषण, 8th प्रयोग करना, 9th न्याय और समानता के प्रति सरोकार और सहभागिता। तो जब बच्चे का आपको उसकी जो प्रगति है, उसका परफॉर्मेंस है, उसका आकलन करना है, तो किन किन बातों को ध्यान रखना है, उनके बिहेवियर में क्या क्या आना चाहिए? अवलोकन, चर्चा, अभिव्यक्ति, व्याख्या, वर्गीकरण, प्रश्न करना, विश्लेषण, प्रयोग करना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता। जब ये सब कौशल उनके व्यवहार में आ जाएंगे तो पर्यावरण अध्ययन से जो हमारी उम्मीद है, उस विषय को कक्षा में पढ़ाने से जो उम्मीद है, उस उम्मीद को हम पूरा कर पाएंगे। अभी हम इन जो सूचकांक हैं, इनको एक एक करके समझते हैं कि कैसे इनका आकलन किया जा सकता है। जो भी संकेतक हैं, उन संकेतकों को आप कैसे समझें और उनका कक्षा में कैसे आकलन करें। पहला है अवलोकन और रिपोर्ट। ज्ञानेंद्रियों से जानकारी इकट्ठा करना। जब बच्चे को आप कहीं पर भी विजिट पर, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं, तो उस समय क्या कर रहे होते हैं बच्चे? अवलोकन कर रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं। मान लीजिए आप उनको क्षेत्र भ्रमण पर ले गए, कहीं पार्क में ले गए, तो उस समय वो क्या करेंगे? अपनी सेंसेस के द्वारा ना, जो उनकी 5 सेंसेस हैं कि पत्तियों को टच करके उनको समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, अपनी आइज़ का प्रयोग करके कुछ चीज़ों को सुनकर, तो ज्ञानेंद्रियों से जानकारी इकट्ठा करना है। तो उस समय बच्चे कैसे अपनी जानकारी इकट्ठी करते हैं? घटना, वस्तु, स्थान या दृश्य को देखना। कितना माइन्यूटली, कितना बारीकी से वो किसी घटना को, वस्तु, स्थान या दृश्य को देख रहे हैं, उसका प्रेक्षण कर रहे हैं। वस्तुओं या घटनाओं के बीच समानताएं और असमानताएं, वो जब किसी घटना को देख रहे हैं तो उनमें उनको समझ में आ रहा है कि इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और किस तरह से ये अलग हैं। घटनाओं को क्रमानुसार रखना। घटनाओं को भी रख सकते हैं, वस्तुओं को भी क्रम से रख सकते हैं, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे। घटनाएं जो हैं उनको क्रम से, कि जो पहले हुई है, जो जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, या ईयर वाइज 1995 में, 1996 में, तो उस तरह से उनको कर सके। ये पहले था अवलोकन और रिपोर्ट। 2 चीज़ें हैं इसमें, आप ध्यान रखिए। अवलोकन भी करना है, उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग का भी आकलन करना है। क्योंकि जैसे कहीं बच्चे, कहीं आप उनको कहीं क्षेत्र भ्रमण पर ले गए, तो पहले वो क्या करेंगे? उस पूरे दृश्य को, उसको देखेंगे, अवलोकन करेंगे, उसके बाद उस पर वो रिपोर्ट तैयार करेंगे। घटनाओं का वर्णन सुनाना, जो भी उन्होंने देखा है उसको सुना सकें। जो भी वस्तु उन्होंने देखी है उसका चित्र बनाना, चित्र देखकर बताना। ये बहुत, चित्र पठन जो है वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है अवलोकन करने का, कि आप जो शिक्षक है, यहाँ देखिए, आप अवलोकन में कंफ्यूज मत होइए। अवलोकन शिक्षक भी करता है बच्चों का, और बच्चों के अंदर भी अवलोकन की प्रक्रिया का विकास करना है। शिक्षक ये अवलोकन करेगा कि बच्चे कैसे अवलोकन कर रहे हैं, ठीक है। तो चित्र देखकर बताना। कोई भी चित्र आपने उनको देख दिया और बच्चों से उनमें पूछ सकते हैं कि इस चित्र को देखिए और इस चित्र को देखकर आपके मन में क्या भावनाएं आ रही हैं, वो तस्वीर, तालिका, नक्शे बनाना। तो इस तरह से ये जो है, ये है अवलोकन और रिपोर्ट। ये कैसे आप करेंगे? मान लीजिए आप देखते हैं कि आप बच्चे को कहीं पर लेके जाते हैं, कहीं बगीचे में लेके जाते हैं, और उसके बाद जब आप लौट के आते हैं तो आप इस तरह से उस बच्चे को, जो उसका आपने ऑब्जर्वेशन किया, तो आप कह सकते हैं कि कोई भी है, मान लीजिए वो स्टूडेंट जो है उसका नाम इशिता है, तो इशिता बगीचे में फूल पत्तियों का अवलोकन बहुत बारीकी से करती है। उसने विभिन्न प्रकार के पत्तियों के चित्र बनाए और उन चित्रों, और वह अपने दोस्तों के साथ मिलके इसकी रिपोर्ट भी तैयार
करती है। तो ये हुआ अवलोकन और रिपोर्ट। दूसरा है चर्चा करना। कक्षा में ये हमेशा ही होता रहता है कि आप कोई भी विषय जब पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे उनकी चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने की स्किल उनके अंदर डेवलप करना, ये तो उद्देश्य है अधिगम का। और आपको ये मेज़र करना है, देखना है कि बच्चे चर्चा कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आप कैसे देखेंगे कि चर्चा कर पा रहे हैं कि नहीं? दूसरों को सुनना, वह दूसरों को कितना सुनता है, क्योंकि चर्चा में दूसरों को सुनना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात और मत बताना, जो भी वह अपना मत रखता है किसी भी विषय के बारे में, वह बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है। एक तो होता है मत बताना, अपनी राय देना, किसी भी विषय पर दूसरों की राय पूछना और दूसरों के मत को समझना। ये बहुत महत्वपूर्ण है जब चर्चा बच्चे कर रहे होते हैं, क्योंकि कक्षा में जब चर्चा हो रही होती है तो ऐसा नहीं है कि हमें अपनी ही अपनी बात कहनी है, दूसरों की बात भी सुननी है, उनकी बात को भी समझना, उनके मत को समझने की कोशिश करना है कि वह इस बात को क्यों कह रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। तो आपको कक्षा में ये आकलन करना है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर चर्चा करने का गुण डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। पहला जो था कि वो अवलोकन का गुण डेवलप हुआ है या नहीं, दूसरा है चर्चा करने का, तीसरा है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, कैसे वह अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, किसी भी चीज़ को कैसे अभिव्यक्त कर रहा है। मान लीजिए आपने उनको कुछ दिखाया, ठीक है, आपने उनको कुछ कहीं पर आप उनको लेके जाते हैं जहाँ पर कोई बहुत सुंदर सीनरी है या कुछ व्यू है, उसको देखा उन्होंने, तो वो उसको किस तरह से प्रेजेंट करता है, चित्र द्वारा कर सकता है, उस घटना को सुना सकता है तो उसमें हाव भाव आएगा, किसी घटना को लिख सकता है तो सृजनात्मक लेखन से कर सकता है, मौखिक रूप से उसके ऊपर कविता सुना सकता है, गाना सुना सकता है, वृत्तांत सुना सकता है, कहानियाँ सुना सकता है, और साथ के साथ वो हाथ से कुछ बना सकता है, पेपर से कुछ बना सकता है, मिट्टी से कुछ बना सकता है, क्ले से कुछ बना सकता है। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि जो बच्चा है वह उसके अंदर अभिव्यक्ति का कौशल डेवलप हुआ है या नहीं। अभिव्यक्ति वो किसी भी तरह से कर सकता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, किसी भी बात को इतने अच्छे से लिखते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि वह मौखिक रूप से करे कोई। तो आपको ये देखना है कि कक्षा में कौन से बच्चे लेखन से अभिव्यक्ति करते हैं, कौन से बच्चे मौखिक रूप से करते हैं, और कौन से बच्चे उसमें सृजनात्मक रूप से क्रिएटिव होकर कुछ बनाते हैं हाथों से, कुछ उसको क्ले से बना देते हैं। तो इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना होगा जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करा रहे हों, कोई बच्चे क्रियाकलाप कर रहे हों, कि बच्चे की अभिव्यक्ति का कौशल कैसे हुआ, डेवलप हुआ है। अगला है व्याख्या। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं इसका लेवल भी बदलता जाता है। पहले हमने शुरू किया अवलोकन से कि बच्चे सिंपली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उनको एक क्रम में रख रहे हैं। उसके बाद आया कि वह उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। फिर थोड़ा और हायर लेवल पर आ जाएंगे। अभी उनको क्या करना है, जो देखा है समझा है उसकी व्याख्या करना है। व्याख्या सिंपली ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा है बस उसको सुना दिया, नहीं, तर्क देना है। क्या करना है, अपनी बात को तर्क सम्मत प्रकार से रखना है कि किसी भी चीज़ का तर्क क्या है। फिर तर्क को विश्लेषित करना है, जो तर्क उन्होंने दिया है उस तर्क को विश्लेषित करना है। तर्क के आधार पर चीज़ों में संबंध जोड़ना है। जो तर्क दिया है क्या आप उसमें बताएं, बच्चे को आना चाहिए कि जो तर्क है वह क्यों है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, इसलिए इसको हम तर्क से प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर परिकल्पना बनाना। बच्चे परिकल्पना हमेशा बनाते हैं। मान लीजिए जैसे ही घर में पावर कट हुआ, बच्चे के दिमाग में आता है, अरे पावर कट क्यों हुआ, क्या हमने बिजली का बिल नहीं दिया था। एक परिकल्पना है उनकी, ठीक है। क्या जो पावर कट है वो पूरी जो हमारी सोसाइटी है उसका हुआ है। तो इस तरह से वो एक ही जो घटना है उसके पीछे बहुत सारी परिकल्पनाएं बनाते हैं।
साक्ष्यों का प्रयोग करके भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी हम कभी भी ऐसे ही नहीं कर देते हैं कि हमें जो दिमाग में आया उसके हिसाब से बोल दिया, भविष्यवाणी कर दी। भविष्यवाणी करने के लिए क्या चाहिए पड़ता है? कुछ साक्ष्य चाहिए होते हैं, कुछ डाटा होता है। जैसे कि बच्चों को अगर आपने कोई डाटा दिया है कि पिछले 10 वर्ष का कि नवंबर मंथ में कितनी ठंड पड़ती है, टेम्परेचर कितना होता है विभिन्न शहरों का, मान लीजिए दिल्ली का है, पिछले 10 वर्षों में का दिया कि 2000 से 2010 तक या 2005 से 2017 तक किस दिन कितना किस मंथ एवरेज कितना टेम्परेचर रहा। जैसे नवंबर मंथ में कितना टेम्परेचर रहा, 2005 में जो मिनिमम था वो कितना था, मैक्सिमम था वो कितना था। फिर तो इस तरह से वो पिछले 10-12 वर्षों का जो है वो डाटा देखेंगे, उसके आधार पर एक भविष्यवाणी करने की उनकी क्षमता होना चाहिए कि वो देखें कि ज़्यादातर नवंबर मंथ में सीज़न कैसा रहता है, उसके आधार पर वो बता सके कि ये संभावना है कि नवंबर मंथ में इस वर्ष भी इतना टेम्परेचर रह सकता है। तो ये होगा कि वो साक्ष्यों के आधार पर भविष्यवाणी करना। तो इस तरह के कौशल आपको देखना है और बच्चों को मौका देना है जब वह ये सब कर सकें। तो अधिगम के साथ ही मूल्यांकन होगा, आप अलग से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। जब आप कुछ सिखा रहे होंगे तो ये जो संकेतक हैं वो अधिगम के संकेतक भी हैं और आकलन के संकेतक भी हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि अधिगम और आकलन अलग अलग नहीं है, दोनों आपस में एकदम जैसे धागे में मोती पिरोया हुआ है ना, वैसे ही ये जुड़े हुए हैं। आप जब अवलोकन का कौशल डेवलप कर रहे हैं तभी वो अवलोकन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये देखना है। अगला जो है वो है वर्गीकरण करना, जो अपना 5वां है। अभी उन्होंने क्या किया था, जो ऑब्जर्व किया था, उन्होंने बहुत सारे जाके बहुत कहीं किसी स्थान पर गए और उनको देखा। लेकिन अभी क्या है, समूह बनाना, समानता और अंतर जानना, तुलना करना, एक समय में एक चर के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाना। जैसे कक्षा में आपने क्या किया कि बहुत सारे तरह की पत्तियां इकट्ठी करके लेके आए। ऑब्वियसली जो है वो पेड़ों से नहीं तोड़ना है। बच्चों को पार्क में लेके गए, उनको बोला कि चलो बच्चे आप तरह तरह की पत्तियां जो भी आपको ज़मीन में पड़ी दिख रही हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए। और जब बच्चे पत्तियां इकट्ठा करके आते हैं वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, उनको बहुत मज़ा भी आता है इस उम्र के बच्चों को। उन्होंने एक एक कैरी बैग में बहुत सारी पत्तियां इकट्ठी कर ली होती हैं और वो कक्षा में आते हैं। अब आप उनको बोलते हैं कि अब इन पत्तियों के आप समूह बनाइए। अब क्या करते हैं बच्चे, अब उनको उनका वर्गीकरण की स्किल यहाँ पर आ जाएगी। कोई बच्चा उनकी मोटाई देखकर, जो पत्तियां मोटी हैं और जो पत्तियां पतली हैं उसके हिसाब से बनाएगा। कोई छोटी और बड़ी पत्तियों के हिसाब से समूह बनाएगा। कोई बच्चा उनके एड्ज, जो किनारे हैं, उनको देख के समूह बनाएगा। तो ये उनका प्रत्यक्षीकरण है कि वह किस तरह से समूह बनाते हैं। और फिर आपका क्या काम है, आपको ये करना है, आपको देखना है कि उनके अंदर वर्गीकरण की क्षमता है कि नहीं, एक समय में एक चर के आधार पर। अब मान लीजिए उन्होंने बोला कि ये दो समूह में पत्तियां डिवाइड की हैं, एक में बड़ी पत्तियां हैं, एक में छोटी पत्तियां हैं। ठीक है, तो वहाँ पे चर हो गया जो उनकी लंबाई है उसके हिसाब से। या फिर किसी ने कहा एड्ज जो है उसके आधार पर किया है, किसी ने उनकी जो खुशबू है उसके आधार पर किया, किसी ने ऐसी पत्तियां हैं जो खाई जा सकती हैं और जो नहीं खाई जा सकती हैं उसके आधार पर किया। डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। तो ये वर्गीकरण का जो स्किल है ये इस तरह से डेवलप हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न करना। प्रश्न करना बच्चों को सिखाना बहुत आवश्यक है और उसका आकलन करना, घटनाओं, वस्तुओं और लोगों के बारे में प्रश्न पूछकर जानकारी इकट्ठी करना, जिज्ञासा व्यक्त करना। मान लीजिए आप कहीं पर उनको लेके जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हाँ आपको इनका इंटरव्यू लेना है, तो उसके बारे में वो प्रश्न बना सकें। फिर जिज्ञासा व्यक्त करना, समालोचनात्मक चिंतन करना, कोई भी है जो भी इशू है उसके बारे में कैसा समालोचनात्मक चिंतन कर सकें। परिकल्पना के आधार पर प्रश्न करना, जो भी उन्होंने किसी चीज़ के बारे में परिकल्पना बनाई है उसके आधार पर वो प्रश्न कर सकें। ऐसे प्रश्न बनाना जिनके उत्तर जांच पड़ताल से ढूंढ सकें। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनाना जिनको वो क्या करें कि उनकी कुछ उन्होंने प्रश्न बनाए हैं और उनका कोई डाटा इकट्ठा करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे तो उनके आंसर मिल सकेंगे। और ऐसे प्रश्न भी बनाना जिनके उत्तर जांच पड़ताल से ढूंढ ना सकें। तो ये ऐसे प्रश्नों को बनाने की क्षमता बच्चों के अंदर डेवलप होना चाहिए
और आपको देखना है कि ये बच्चे ऐसे इस तरह से प्रश्न बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। नेक्स्ट है विश्लेषण। विश्लेषण करने से पहले अभी देखिए, आप ऐसे जो आप इनके स्किल्स देख रहे हैं, कौशल, ये हायर लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं। अवलोकन से वर्गीकरण पर आए, वर्गीकरण से प्रश्न पर आए, अब विश्लेषण थोड़ा और हायर लेवल पर हो गया। पूर्व अनुमान करना, कोई भी घटना है उसके पहले उसका पूर्व अनुमान करना, फिर उसकी परिकल्पना करना, और फिर जो उन्होंने परिकल्पना बना ली है किसी के बारे में, उस परिकल्पना की जांच करना। जो बात उन्होंने कही है, जो परिकल्पना उन्होंने बनाई है, वो परिकल्पना सही है या नहीं है। ठीक है। फिर निष्कर्ष लगाना, प्रत्येक निष्कर्षों को एक चुनौती की तरह लेना। जो भी निष्कर्ष पा रहा है उसको एक चुनौती की तरह लेना कि ये निष्कर्ष सही है या नहीं। अपने ही विचारों को परिवर्तित करना यदि नया विचार बेहतर हो। ये क्या है कि उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए कि एक बार उन्होंने सोच लिया कि ये सही है, तो ऐसा नहीं है कि यही सही है, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो वो है, अगर उनको कोई एक निष्कर्ष उन्होंने निकाला है और उस निष्कर्ष के आधार पर उनको लगता है कि जो उनके दिमाग में एक और नया आइडिया आया, हो सकता है यह विचार सही हो, तो उनको उसको एक्सेप्ट करना, अपने ही विचारों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए और फिर सही निष्कर्ष लगाना। कई बार क्या होता है कि हम एक बार जो सोच लेते हैं, बच्चे उनको सोच लेते हैं बस यही सही है, लेकिन अपने ही विचारों में परिवर्तन करना उनको आना चाहिए। इसके बाद आता है प्रयोग करना। क्या होता है कि कई तरह के परीक्षण होते हैं ना, जैसे कि एक तो हो गया जिसमें आपने ज्ञान, बच्चे ने क्या ज्ञान है वो पता कर लिया, और एक होते हैं निष्पादन तरह के परीक्षण जिसमें वो ज्ञान का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, जो विज्ञान है उसका प्रयोग करना, एप्लीकेशन, क्योंकि बच्चों को एप्लीकेशन आना चाहिए। इसमें क्या देखना है कि वह उपकरणों का प्रयोग करना, जो भी उस एक्टिविटी या क्रियाकलाप के लिए उपकरण है वो प्रयोग कर पा रहा है या नहीं। अकेले या समूह में सुनियोजित रूप से क्रियाकलाप करना, वस्तुओं का जुगाड़ करना। छोटे छोटे एक्टिविटी है, मान लीजिए आपने उनको बोला है कि आप घर में जाइए और एक क्रियाकलाप करना है कि 3 कटोरियाँ लीजिए और 3 पॉट ले लीजिए कोई भी, और उसमें चने भिगोइए, एक में सिर्फ चने रख दीजिए, एक में चने में पानी डाल दीजिए, और तीसरे में चने में पानी डालिए और ऊपर से उसको रुई से या किसी कपड़े से कवर कर दीजिए। ठीक है। अब वहाँ पे जुगाड़ करना उनको आना चाहिए। मान लीजिए वो घर, आपने उनको बोल दिया कि उनको कटोरी में रखना है, और वो कल आके बोलते हैं कि नहीं सर हमने कटोरी नहीं थी हमारे पास। अरे कटोरी नहीं थी तो आप उसको दूसरे बर्तन में रखना, तो किसी चीज़ का जुगाड़ करना। ऊपर आपने बोला है कि उसको पैक करना है, पैक उसने रुई से पैक करना, रुई नहीं है तो फिर किसी कपड़े से पैक करना। फिर इनके बाद उनको मापन करना कि अब इसके बाद जो ये किया है उन्होंने एक्टिविटी कि एक में उसमें सादा खाली चने रखे हुए हैं, तो उनमें क्या हुआ, जिसमें पानी डाला है उन चनों का क्या हुआ, और जिसमें पानी डाला है चने में और ऊपर से रुई लगा दी उनका क्या हुआ। वो उस प्रक्रिया को पूरा मापन करना कि इनमें अंकुरण निकल रहा है, अंकुरण निकल रहा है तो कितना निकल रहा है। फिर प्रयोग करना, और प्रयोग करते समय सामग्री को बर्बाद नहीं करना। ये सब आपको देखना है जबकि आप उनकी ये स्किल देख रहे हो, प्रयोग करना। इसके बाद आता है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो पर्यावरण अध्ययन का जो विषय है वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ा हुआ है, तो उसमें उसका उद्देश्य यह भी है कि बच्चों में न्याय और समानता के प्रति सरोकार आए। विविध, विभिन्न और वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता। आप ऐसे एक्टिविटीज़ कराएं और जिसमें ग्रुप में बच्चे काम करें और उनमें उनके प्रति संवेदनशीलता हो। ठीक है। विभिन्न, विविध, जो बच्चे, कोई बच्चा है जो अच्छे से चल नहीं सकता है या जिसे कम सुनाई देता है, हाँ, उन बच्चों के साथ उनमें संवेदनशीलता आए, ये देखना है। परिवार और समाज में हो रहे पक्षपात के प्रति सचेत होना। जो भी परिवार में या समाज में, परिवार में वो देखते हैं कि अगर उनके घर में कुछ भी इस तरह से हो रहा है कि उनके घर में लिंग भेद हो रहा है या समाज में किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसको वो उसके प्रति सचेत होना।
अन्याय के प्रति सजग होना और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, जैसे पौधे, जानवर, इन सब के प्रति उनमें संवेदनशीलता आए। इसके लिए क्या करते हैं कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, उनको ले जाते हैं। बहुत सारे पाठ हैं ईवीएस में जिसमें इन सभी संवेदनशीलता मतलब पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, विभिन्न वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के मौके दिए गए हैं। तो आपको उनको आकलन करना है कि बच्चों के अंदर वो संवेदनशीलता डेवलप हुई या नहीं हुई है। इसका आखिरी जो है वो है सहभागिता। जब वो अपने ग्रुप में काम कर रहे हैं किसी में, तो अपनी खूबियों और कमियों को पहचानना। बच्चे को आना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेसेस क्या है, क्योंकि जब हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता नहीं होती हैं तो हम काम नहीं कर पाते हैं। जो स्ट्रेंथ होती है हम उसको और बढ़ाते हैं, जो वीकनेस में कमियां हैं उसको हम ख़त्म करके उसको धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं। अपना मत रखना, दूसरे के मत को समझना और उससे सहमत होना। कोई भी काम जब कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी लेना कि हाँ मैं करूँगा, मैं, और उसमें पहल करना, इनिशिएट लेना, लीडरशिप आना और साथ मिलकर काम करना सीखना। कुछ बच्चे हैं जो हमेशा इंडिविजुअल काम करना पसंद करते हैं, लेकिन पर्यावरण अध्ययन का एक उद्देश्य यह भी है कि बच्चे ग्रुप में काम कर सकें, क्योंकि जब वो ग्रुप में काम कर सकते हैं तो बहुत सारे कौशल स्वतः ही डेवलप हो जाते हैं। उनको दूसरों के साथ काम करना आ जाता है, दूसरों की बात सुनना आ जाता है, अपनी बात समय पर कहना आ जाता है। अभी तो हमने ये बात की कि ये इतने कौशल हो गए, तो ये जो सूचकांक है इसका प्रयोग कैसे करेंगे? एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूँगी। मान लीजिए एक शिक्षक है, शिक्षिका है और वह कक्षा में विभिन्न प्रकार के जो बर्तन हैं और जो घर में खाना बनाने की प्रोसेस है उस पर उस विषय को पढ़ाना चाहती है। उसने क्या किया कि इस विषय को पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल की कैंटीन में ले जाती है और बच्चों को पहले से बोल देती है कि आप लोगों को क्या करना है कि पाँच बच्चों के ग्रुप बना दिए कि एक बच्चा कुछ प्रश्नों का निर्माण करेगा, दूसरा बच्चा जो होगा इन प्रश्नों को वहाँ पर जो कैंटीन में जो कार्य कर रहे हैं लोग उनसे पूछेगा, तीसरा इसकी रिपोर्टिंग करेगा, मतलब नोट डाउन करेगा उस समय, और चौथा इसकी बाद में रिपोर्ट बनाएगा। उसके बाद वहाँ पर पहले ये निर्देश दे दिया उनको, फिर उसके बाद उन बच्चों को वहाँ पर कैंटीन में ले गई। वहाँ पे बच्चे बड़े इंटरेस्टेड हैं, अपना पेपर पेंसिल लिए हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अरे मुझे कुछ इंटरव्यू लेने का मौका मिला है। बड़े खुशी खुशी जाते हैं। यहाँ पर वो कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ भ्रमण के लिए ले जा रही है, हाँ कुछ सिखाना चाहती है शिक्षिका, और उनका आकलन भी करना चाहती है कि उनके अंदर कौन कौन सी स्किल डेवलप हुई हैं। वहाँ बच्चे जाते हैं, बच्चे वहाँ पर जो स्टाफ है उससे बात करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। वहाँ पे जो बर्तन प्रयोग हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, खाना कैसे बना रहे हैं वो सब देखते हैं। उसके बाद वो आते हैं, शिक्षिका उनको बोलती है कि आप अपनी इस पे रिपोर्ट तैयार कीजिए, कल आप इसको प्रस्तुत करेंगे। अगले दिन बच्चे उसको प्रस्तुत करते हैं। उनको वो भी बोलती है कि जो भी आपने वहाँ पर बर्तन देखे हैं या जो भी है उसके आप चित्र बना सकते हैं और उस पर आप अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे। अगले दिन बच्चे आते हैं और बच्चे उनको प्रेजेंट करते हैं। शिक्षिका उस समय उनको देखती है कि उन्होंने उस दिन भी ऑब्जर्व किया जब वो कैंटीन में थे, अगले दिन जब वह प्रेजेंट कर रहे हैं तब भी उनको ऑब्जर्व करती है और उसके दिमाग में वो संकेतक होते हैं, ये 10 संकेतक जो थे, उसके आधार पर वो क्या करती है कि उनकी रिपोर्टिंग करती है। उन बच्चों की जो उन्होंने प्रेजेंट किया है उसके आधार पर रिपोर्टिंग करती है और उन्होंने कुछ चित्र बनाए होते हैं उनको उनकी जो पोर्टफोलियो है उसमें अटैच कर देती है। अब ये मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ यहाँ पर, देखिए वो किस तरह से इसकी रिपोर्टिंग करती है। एक बच्ची है सान्या, तो उसने इस तरह से अभिलेखन किया कि वह बहुत अच्छी प्रेक्षक है, मैंने इसको हाईलाइट किया है, प्रेक्षक है, एक संकेतक है, तथा सभी क्रियाकलापों में रुचि लेती है, वह चर्चा में हिस्सा लेती है, ये दूसरा संकेतक है चर्चा, और वह पहल करती है, वह अपने साथियों के साथ सहयोग करती है, उसने कैंटीन के स्टाफ से पूछने के लिए सटीक प्रश्नों को तैयार किया तथा साथियों के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार करी, वह चित्रकला में निपुण है, उसने बर्तनों के बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं, वह समानता के प्रति सरोकार रखती है क्योंकि उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मेरी माँ हमेशा अंत में खाना खाती है। अभी देखिए एक छोटा सा
शिक्षिका ने क्या किया है कि जो भी बच्चे प्रेजेंट कर रहे थे उन सभी का छोटा छोटा प्रोफाइल बनाया। अब इसमें उसने देखिए कितने संकेतकों का प्रयोग कर लिया कि वह पहला प्रेक्षक है, बहुत अच्छी, ठीक है, अवलोकन का। दूसरा चर्चा, वो चर्चा में हिस्सा लेती है। तीसरा सहयोग, सहभागिता। चौथा वो सटीक प्रश्नों को पूछती है, प्रश्न। इसके बाद रिपोर्ट, रिपोर्टिंग। चित्रकला में निपुण है यानी अभिव्यक्ति। समानता के प्रति सरोकार रखती है, वो माँ के प्रति उसकी है, न्याय के प्रति कि मेरी माँ ही हमेशा अंत में खाना क्यों खाती है, तो समानता के प्रति सरोकार रखती है। तो इस तरह आप देखिए कि इस तरह से प्रोफाइल आप भी बना सकते हैं और आप उसको कक्षा में बच्चों को उनको बता भी सकते हैं। इसके लिए इस चर्चा के लिए मैंने सोर्स बुक ऑन असेसमेंट फॉर क्लास 1st to 5th एनवायरमेंटल स्टडीज़ का प्रयोग किया है और एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं कक्षा 3 से लेकर 5 तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसका प्रयोग किया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप इन संकेतकों को ध्यान रखें। ये 10 संकेतक जो पर्यावरण अध्ययन के दिए गए हैं, इन संकेतकों को आप अपने दिमाग में रखें जब भी बच्चों का आकलन करें और जो भी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, आप जो भी परीक्षण का प्रयोग कर रहे हैं, मौखिक, लिखित, निष्पादन परीक्षण, अवलोकन सूची, रूब्रिक्स, उन सभी के आधार पर आप सबसे पहले ध्यान रखें कि आप क्या, आपके आकलन के उद्देश्य क्या हैं, उसके सूचकांक क्या हैं। आप जब ये ध्यान रखेंगे उसके आधार पर, जैसे मैंने एक छोटा सा भी एक सान्या नाम की लड़की का एक प्रोफाइल उस शिक्षिका ने बनाया था, उसको दिखाया, उस तरह से आप भी बना सकते हैं। आपने इस चर्चा में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम निश्चित ही किसी और कार्यक्रम में मिलेंगे। धन्यवाद।